फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कर रहे हैं। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। और यह जो क्लास है हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और आपको जो जो बताया जाता है ध्यानपूर्वक सुने, तभी आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको समझ में आएगा। और इससे पहले हम लोग अपने 7 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का ऑप्शन में जाके पॉलिटी सेक्शन में क्लिक करके सातों प्रैक्टिस सेट को अवश्य कीजिए, क्योंकि यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है कि एनडीए सरकार द्वारा पुनरावलोकन के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर हमारा ए है न्यायमूर्ति MS वर्मा, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति वेंकटाचालैया, या फिर ऑप्शन नंबर सी सुभाष कश्यप, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी VP राव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा न्यायमूर्ति वेंकटाचलैया, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यह एकदम से सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अपना प्रश्न नंबर इसमें दूसरा है। इसमें यह हमारा पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने वाले कारणों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है सरकार के पास साधनों की कमी, ऑप्शन नंबर सी है समाज का विरोध, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा देश के विस्तार के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा समाज का विरोध, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी है यह सही होगा। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है संवैधानिक विधेयक, मतलब जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक है, जिसको आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है। दोस्तों, इसका जो है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। और दोस्तों, तो इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4th है। इसमें यह पूछा गया है कि निम्न में से किसे विरोधी दल का प्रथम नेता होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है राम सुभाग सिंह, ऑप्शन नंबर बी YV चौहान, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा राम सुहाग सिंह, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। एनडीए सरकार द्वारा MN वेंकटाचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान पुनरावलोकन आयोग के कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, या फिर ऑप्शन नंबर डी 13। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है कि 11 सदस्य थे, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो M वेंकटाचलैया आयोग गठित किया गया था उसमें कुल मिला के 11 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा प्रश्न नंबर हमारा 6 है। अब एनडीए सरकार द्वारा गठित संविधान पुनरावलोकन आयोग के सदस्यों में कौन सम्मिलित हमारा जो नहीं था वह ऑप्शन नंबर ए निर्मला देश पांडे, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति RS सरकारिया, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष कश्यप, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी के पराशरण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा निर्मला देश पांडे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है। निम्न में से किसका वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये भारत की संचित निधि है इसको अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल 266 में बताया गया है। अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी
भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है प्रधानमंत्री, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। इसका वेतन जो हमारा भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्थगन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भंग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सत्रावसान द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है उपरोक्त सभी द्वारा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो यह हमारा लोकसभा होती है इसको हम स्थगन के द्वारा और भंग के द्वारा और सत्रावसान तीनों के द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये जो स्थगन करते हैं यह लोकसभा के हमारे अध्यक्ष करते हैं, मतलब लोकसभा स्पीकर करते हैं, लेकिन जो भंग और ये सत्रावसान करते हैं ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं अनुच्छेद 85 के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है इसको भी ज़रूर याद रखना है। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति ऑप्शन नंबर ए एकत्रित मामले को निपटने के लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर बी तब की जाती है जब कोई न्यायाधीश अवकाश पर रहता है, ऑप्शन नंबर सी है तब की जाती है जब स्थायी पद के लिए योग्य प्रत्याशी उपलब्ध ना हो, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है तब की जाती है यदि न्यायालय की बैठक कराने के लिए आवश्यक न्यायाधीश उपलब्ध ना हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि तब की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जब हमारे न्यायालय की बैठक कराने के लिए आवश्यक न्यायाधीश, मतलब कि जो न्यायाधीशों की संख्या वह पूरी ना हो, तब हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और जो तदर्थ न्यायाधीशों का प्लान है हमने यह फ्रांस से लिया है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, यदि वित्त मंत्री संसद में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाता है तो प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्री को त्याग पद देने के लिए बाध्य कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी अपने मंत्रिमंडल का त्याग दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के पास भेजा जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है भिन्न सदस्यों वाले एक और मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा अपने मंत्रिमंडल का त्याग दे सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में अब हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, दबाव समूहों द्वारा निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हड़ताल, ऑप्शन नंबर बी है सामूहिक सौदेबाजी, ऑप्शन नंबर सी पर्दे के पीछे के तरीके, या फिर ऑप्शन नंबर डी सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा भी सही उत्तर हो जाएगा सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ये डी है यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योतिबा बसु ने त्यागपत्र देने से पूर्व कितने वर्षों तक इस पद को संभाला? ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारा 19 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 23 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है 23 वर्ष, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कितने देर अनुपस्थित रहने पर एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 3 माह, हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी 2 माह, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी 6 मास। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 14 है, भारत की संचित निधि के भारित खर्च पर ऑप्शन नंबर ए है संसद बहस तथा मतदान दोनों कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा सी है संसद न बहस कर सकती है और ना ही मतदान कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी है संसद बहस नहीं कर सकती परंतु मतदान कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यह सही है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भाग के लिए अंतर्राज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, ऐसा करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सभी राज्यों की, ऑप्शन नंबर बी
अधिकतर राज्यों की, ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य की, या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी भी राज्य की नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है किसी भी राज्य की नहीं, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 16 है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य विषयों की सूची पर कानून बनाने का। ऑप्शन नंबर बी है वित्त विधेयक में संशोधन करने का। ऑप्शन नंबर सी एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। ऑप्शन इसके हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी BN राव। ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है BN राव, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। BN राव तो संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्हें तो हमारे संविधान का पिता कहा जाता है। और सच्चिदानंद सिन्हा ये तो हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें घोषित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 389, ऑप्शन नंबर बी 308, ऑप्शन नंबर सी 292, या फिर ऑप्शन नंबर डी 208। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें सही है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 की गई थी। अगला इसमें हम पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 43वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है 44वां संविधान संशोधन, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। और जो 44वां संविधान संशोधन है यह वर्ष 1978 में किया गया था। इसके बाद ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा इसमें 20 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी, मतलब कि अनुच्छेद जो 39 है इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जो कि हमारा एक DPSP मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांत में से एक है, जो कि हमारा 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न में अब हम चलते हैं अपना। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर हमारा बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी 1976, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1984। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है 1951, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था, इसी के माध्यम से हमारे जो 9वीं अनुसूची थी इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और जो ये 9वीं अनुसूची है ये हमारा भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर से 7वां मसला की कल के प्रैक्टिस सेट में जान चुके हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ऑप्शन नंबर सी संविधान की प्रस्तावना को, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुसूचियों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह है संविधान की प्रस्तावना को, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इस प्रस्तावना को इंग्लिश में हम प्रीएम्बल बोलते हैं। इसमें एक बार संविधान संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 था। और इसी के माध्यम से 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता व अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे।
प्रश्न नंबर 23 है इसमें, भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था? इसके जो ऑप्शंस हैं वह हैं, ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1936, ऑप्शन नंबर सी है 1928 या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 1946। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है 1936, मतलब जो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है यह एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले प्रश्न में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए BK मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर S राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इनको 9 दिसंबर वर्ष 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो कि दिल्ली में बैठक हुई थी। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रश्न नंबर 25 है, मौलिक अधिकारों व राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए वे एक दूसरे के पूरक हैं हमारा, ऑप्शन नंबर बी है वे परस्पर विरोधी हैं, ऑप्शन नंबर सी उन दोनों में कोई अंतर नहीं या फिर ऑप्शन नंबर डी वे दोनों वाद योग्य हैं। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है वे एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक अधिकार हैं वह एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हमारा जो DPSP है, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व है, वह वाद योग्य नहीं है, मतलब उसको लागू नहीं करा सकते। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब कि मौलिक कर्तव्य है, वह वाद योग्य है, तो उसको लागू कराया जा सकता है न्यायालय से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन नंबर डी गजनफर अली खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह हमारे जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी, जो कि हमारी 24 जनवरी वर्ष 1950 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं अपना, प्रश्न नंबर हमारा 27 है, दिसंबर 2010 में कांग्रेस ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए थे या फिर पूरे किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 126 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 125 वर्ष, ऑप्शन नंबर हमारा सी 131 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 130 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा यह है 125 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो कांग्रेस है इसका गठन वर्ष 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक अंग्रेज वो था, डायरेक्टर था, जिसको हम बोलते हैं कमिश्नर था हमारा। तो दोस्तों 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था और वर्ष 2010 में कांग्रेस ने अपने 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती जी दुर्गा देशमुख, ऑप्शन नंबर हमारा डी सी है विजय लक्ष्मी पंडित या फिर ऑप्शन नंबर डी है नजमा हेपतुल्ला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी नजमा हेपतुल्ला, संविधान सभा की महिला सदस्य, जो हमारी, जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान में 15 महिला सदस्य शामिल थी, लेकिन जो नजमा हेपतुल्ला थी यह हमारी संविधान सभा में जो 15 महिला में से इनका नाम नहीं था। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे या फिर अध्यक्ष रहे? ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर बी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर सी लाल कृष्ण आडवाणी या फिर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी है मुरली मनोहर जोशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है मुरली मनोहर जोशी। लोक लेखा समिति, जो कि आप जानते हैं कि एक संसदीय समिति है ये, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी मुरली मनोहर जोशी जी अध्यक्ष रह चुके हैं लोक लेखा समिति के। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन नंबर ए
जी बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है मोहम्मद हिदायतुल्ला, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी है ये सही हो जाएगा। यह एकमात्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में एक बार कार्य कर चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर हमारा सी है 25 वर्ष, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा 18 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा 21 वर्ष चुनाव लड़ने की आयु होती है पंचायती राज में। जैसे गांव के अगर मुखिया का चुनाव लड़ना है हमें, तो दोस्तों 21 वर्ष उसकी आयु हमारी होनी चाहिए, तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, इसमें पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्रिटेन। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। हमने अपने डीपीएसपी मतलब कि भारत का नीति निर्देशक तत्व को लिया है, और हमने राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी हमने आयरलैंड से ली है, और साथ ही साथ में जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो भी प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। दोस्तों यह एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़रूर याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 33 है हमारा, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, और या फिर हमारा अगला है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हमने संघीय सरकार का गठन या फिर उस व्यवस्था ली है। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन नंबर सी है एम.एन. रॉय ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है एम.एन. रॉय, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इन्होंने ही संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 35 है, जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए सुकुमार समिति, ऑप्शन नंबर बी बाहेती समिति, ऑप्शन नंबर सी अहमद समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेड़ीवाल समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा अहमद समिति, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर हमारा 36 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि के उल्लेख हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 150 से 155 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148 से 151 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 149 से 152 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 152 से 156 तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है अनुच्छेद 148 से 151 तक, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्यकाल है वह करीब 16 वर्ष के आसपास रहा है, मतलब कि यह लगातार 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, जो कि अभी तक के समय में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 38 है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। अगला प्रश्न है अब
प्रश्न नंबर हमारा 39 है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानून तथा तथ्यों पर परामर्श ऑप्शन नंबर ए अपने आप दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी तभी दे सकता है जब मामला संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर सी तभी दे सकता है यदि मामला देश की एकता तथा अखंडता संबंधित हो, या फिर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी है तभी दे सकता है जब राष्ट्रपति इस प्रकार का परामर्श मांगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा यह है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तभी दे सकता है जब राष्ट्रपति इस प्रकार का परामर्श मांगे। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के माध्यम से हमारा परामर्श मांगता है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट परामर्शदाती न्यायालय भी है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा इसमें 40 है, वित्त आयोग के सभापति तथा सदस्यों की योग्यताएं ऑप्शन नंबर ए संविधान द्वारा निश्चित की गई, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की गई, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा निश्चित की गई, या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा भारत नियंत्रक एवं महापरीक्षक से परामर्श के पश्चात निर्धारित की जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा निश्चित की गई, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 41 है, सर्वोच्च न्यायालय के व न्यायाधीशों वाले खंडपीठ के विचारानुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला, इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए है स्वेच्छा से कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के विचार विमर्श से कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विचार विमर्श से कर सकता है, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा यह है सर्वोच्च न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से कर सकता है, मतलब कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 42 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पीठ ने सिफारिश की थी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छा से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम सुझा सकता है, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ 4 न्यायाधीशों के परामर्श पर नाम सुझा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के किन्हीं 4 न्यायाधीशों के परामर्श से नाम सुझा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से नाम सुझा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्ववरिष्ठ 4 न्यायाधीशों के परामर्श से नाम सुझा सकता है, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 43 है, 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन ऑप्शन नंबर ए किन्हीं परिस्थितियों में भी नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा किया जा सकता है यदि संबंधित राज्य की विधायिकाएं इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों में लोक सेवा आयोगों के सभापतियों की सिफारिश पर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है कि संसद द्वारा किया जा सकता है यदि संबंधित राज्यों की विधायिका इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दें, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 44 है, कुछ समय पूर्व विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में अनेक चुनाव सुधार सुझावों अग्रलिखित सुधारों में से कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए है सूची व्यवस्था को अपनाना, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव संबंधी झगड़ों को अधिक गति से निपटाना, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी है चुनाव केंद्रों को हथियाने से संबंधित अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है इनमें से कोई नहीं, मतलब जो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी है यह एकदम सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 45 है, चुनाव आयोग ने किस राजनीतिक दल की मान्यता को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसने चुनाव का बहिष्कार किया, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर राज्य की कांग्रेस पार्टी, अगले ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, या फिर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड पीपल्स काउंसिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड पीपल्स काउंसिल, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है ये सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 46 है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में नदी जल बंटवारे पर विवाद है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आ और बा दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही है। मतलब कि जो हमारा आंध्र प्रदेश और तथा कर्नाटक और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, इन चारों राज्यों में जो हमारा जल संबंधी विवाद है वह चल रहा है अभी। प्रश्न नंबर हमारा 47 है। इसमें विधि आयोग जिसने कुछ समय पूर्व महत्वपूर्ण चुनाव संबंधी परिवर्तन सुझाव थे उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति वधवा, अगला है हमारे ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति JS वर्मा, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो ये सी है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 48 है। 1998 में स्थापित केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए आयोग को कानूनी मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, ऑप्शन नंबर सी आयोग का मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लागू करना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 49 है। संसद में नवंबर 1998 में NDA सरकार द्वारा प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक को किसने पास होने से रोका था? इसके जो ऑप्शन है वह हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी दल, ऑप्शन नंबर बी शिरोमणि अकाली दल, या फिर ऑप्शन नंबर डी आ तथा बा दोनों। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा आ तथा बा दोनों, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 50 है और आज की वीडियो की हमारा अंतिम प्रश्न है। जिन 3 कांग्रेस नेताओं ने दल से निष्कापित किए जाने के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया उनके नाम क्या थे? ऑप्शन नंबर ए PA संगमा, शरद पवार तथा तारसिक अनवर, ऑप्शन नंबर बी शरद पवार, PA संगमा तथा गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी शरद पवार, PA संगमा तथा तारिक अनवर, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है शरद पवार, तारिक अहमद तथा बूटा सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है PA संगमा, शरद पवार तथा तारिक अनवर, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यह सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास को ज़रूर करिए और क्लास को करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, तो PDF फाइल को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चंस में कितने नंबर आए हैं, और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए इन सभी प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।